डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी, मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के इलाज के बारे में। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ एक ऐसी बीमारी जो किडनी की परमानेंट बीमारी होती है, जिसका क्योर संभव नहीं होता। इलाज के द्वारा सिर्फ इस बीमारी की गति को स्लो किया जा सकता है, मरीज के सिम्टम्स को कम किया जा सकता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो कैसे ये सब चीज़ें होती हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहला तो होता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कि दवाइयों के द्वारा हम क्या क्या इलाज करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कि आपका ज़्यादातर किडनी के मरीजों में जिन्हें क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होती है उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई होता है। तो एक अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल आपकी किडनी को हेल्दी रखता है, आपकी किडनी के काम की गति को कम होने को काफ़ी हद तक स्लो करता है। इसके लिए एसी इनहिबिटर या एआरबी ग्रुप की बीपी की दवाइयों को हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये दवाई आपकी किडनी से होने वाले प्रोटीन के एक्सक्रीशन को कम करती है और बीमारी की गति को धीमी करती है। जिनमें कॉमन ड्रग्स होती हैं टेलमिसार्टन, ओल्मिसार्टन, रेमिप्रिल। अन्य दूसरे ग्रुप की जो बीपी की दवाइयां हैं उनका भी उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर मरीजों में 3 से 4 ग्रुप की अलग अलग बीपी की दवाइयाँ लगती है और इनके द्वारा ही बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो रेगुलर बीपी का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए समय समय पर डॉक्टर की सलाह ली जाती है, डॉक्टर की विजिट की जा सकती है। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल अच्छा नहीं है, आपका बीपी 140/90 से ऊपर चल रहा है, तो ये आपकी किडनी खराबी की गति को बढ़ाएगा। अगर आपकी किडनी खराब होने की वजह डायबिटीज़ है तो शुगर का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए घर पे ग्लूकोमीटर होना चाहिए, रेगुलर चेकअप होने चाहिए। आपके खाने के जो परहेज बताए गए हैं डायबिटीज़ के, उसका पालन करना चाहिए। एक अच्छे शुगर कंट्रोल के द्वारा आप किडनी की गति को धीमा कर सकते हैं। अगला आते हैं डायरेटिक्स थेरेपी। जैसा मैंने बताया था कि किडनी खराबी होने के साथ साथ आपके शरीर में सूजन होने लगती है, आपके पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके आँखों के चारों तरफ या पैरों में सूजन बढ़ने लग जाती है। ऐसी स्थिति में आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपको डायरेटिक्स जैसे लेसिक्स है, डाइटोर है, इस तरह की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनको लेने से आपके शरीर की सूजन कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये पता होना ज़रूरी है कि ये दवाइयाँ किडनी के इलाज के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपकी सूजन कम करती हैं, आपके लक्षणों को सुधारती हैं। फिर हम आते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। सभी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ पेशेंट्स में या अधिकांश पेशेंट्स में जैसे जैसे किडनी की स्टेज बढ़ती है या स्टेज 3 के बाद उनका हीमोग्लोबिन कम होने लग जाता है। जैसे ही हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 के नीचे होती है तो हम मरीज के आयरन स्टेटस, दूसरी चीज़ें हैं जैसे B12 लेवल, फोलिक एसिड है या शरीर में कहीं से ब्लीडिंग नहीं है, इन सभी चीज़ों के टेस्ट करते हैं। इन जो इंडिविजुअल कारण हैं उनको ट्रीट करते हैं और उसके बाद किडनी डिसीज़ के कारण होने वाली हीमोग्लोबिन की कमी के लिए एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स को बाहर से देते हैं। ये इंजेक्शंस होते हैं जो हफ्ते में 2 बार या 15 दिन में 1 बार या महीने में 1 बार, अलग अलग तरह के इंजेक्शंस मार्केट में आते हैं, जिनको इंजेक्शन देने से हीमोग्लोबिन की मात्रा को इम्प्रूव किया जाता है। टारगेट हीमोग्लोबिन होता है हमारा 11 से 12 के बीच, क्योंकि सामान्य लोगों में हीमोग्लोबिन 13 से 15 तक नॉर्मल बोला जाता है, लेकिन सीकेडी के मरीजों में हीमोग्लोबिन को 11 से 12 के बीच रखा जाता है। 12 से अधिक हीमोग्लोबिन का होना व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। फिर किडनी में कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस जो आपने मिनरल मेटाबॉलिज्म है ये अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से शरीर में इन चीज़ों की कमियां हो सकती है, या फास्फोरस, यूरिक एसिड की अधिकता होती है। इनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसमें विटामिन डी सप्लीमेंट्स हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, फास्फोरस को कम करने के लिए दवाइयाँ होती हैं, यूरिक एसिड को कम करने के लिए दवाइयाँ होती हैं। तो डॉक्टर आपके रिपोर्ट्स को देख के उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद दूसरे इलाजों में आ जाते हैं, जैसे कि आपके जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के दूसरे लक्षण हैं, शरीर में खुजली आना, नींद का कम आना, इन सब के लिए डॉक्टर आपके लक्षण के हिसाब से आपको अलग अलग दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के बाद अब हम आते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, कि हम सीकेडी के पेशेंट्स को अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करना चाहिए, अपने खान पान में क्या परिवर्तन करना चाहिए, जिससे कि उनके लक्षण कम हों, उनकी कॉम्प्लिकेशंस कम हों। तो सबसे इम्पॉर्टेंट खान पान में होता है लो प्रोटीन डाइट। ऐसा देखा गया है कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के मरीजों में अगर प्रोटीन का सेवन बहुत अधिक मात्रा में किया जाए तो उनकी किडनी खराबी की गति है वो तेज़ होती है। हालांकि इसका इंडियन डाइट में ये चीज़ें कई बार आपके लिए और हानिकारक भी हो जाती है, क्योंकि ये सभी गाइडलाइंस वेस्टर्न डाइट्स के हिसाब से आती है, जहाँ लोग एनिमल प्रोटीन्स का सेवन बहुत अधिक करते हैं। तो उन लोगों में अगर प्रोटीन का सेवन
कम किया जाए तो वो किडनी की गति को धीमी करने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से हम सभी सीकेडी के पेशेंट्स को 0.6 to 0.8 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन रिकमेंड करते हैं। तो अगर आप प्रोटीन का इंटेक इस लेवल पे रखते हैं तो ये आपकी किडनी के इलाज में मददगार होता है। लेकिन देखा गया है कि इंडियन डाइट में वैसे भी जो लोग वेजिटेरियन लेते हैं उनमें प्रोटीन का इंटेक काफ़ी कम होता है, वहाँ हम प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शंस बहुत अधिक करना नुकसानदायक हो सकता है। तो इसके लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो एनिमल प्रोटीन्स का सेवन ना करें या कम करें, जिसमें एग अलाउड होते हैं कम मात्रा में, फ़िश ले सकते हैं आप वीक में एक बार, लेकिन जो और हाई प्रोटीन वाले एनिमल प्रोटीन्स हैं उनकी मात्रा को काफ़ी कम करने के लिए सलाह दी जाती है। वेजिटेरियन डाइट्स में हाई प्रोटीन डाइट में आते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, आपके पनीर है, मिल्क है, सोयाबीन है, इनमें काफ़ी अधिक होता है। तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो कम मात्रा में इन प्रोटीन्स की डाइट को ले सकते हैं। प्रोटीन के बाद हम आते हैं लो पोटेशियम डाइट पे, क्योंकि अधिकांश पोटेशियम जो हमारे शरीर का है वो किडनी के माध्यम से शरीर से बाहर जाता है। तो जैसे जैसे किडनी की खराबी बढ़ती है शरीर में पोटेशियम के बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसके लिए ऐसे आहार जिनमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है उनको कंट्रोल करना होता है। तो पोटेशियम की मात्रा अधिक किन में होती है? फल के जूसेस हैं, नारियल पानी है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, आपका लो सोडियम सॉल्ट है। मार्केट में आजकल बहुत दूसरे तरह के नमक आ रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज भी किया जा रहा है, क्योंकि उसमें नमक कम है तो उसकी जगह पे पोटेशियम होता है जो हम लोना सॉल्ट सुनते हैं। ये किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि अगर पोटेशियम की मात्रा अधिक हुई तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो जिन चीज़ों में पोटेशियम अधिक होता है उनकी मात्रा को कम करने की सलाह दी जाती है। फिर आते हैं फॉस्फोरस की मात्रा किडनी पेशेंट्स में अधिक होती है, तो हाई फॉस्फोरस डाइट्स जिनमें मुख्य रूप से हैं आपके मिल्क प्रोडक्ट्स, इनकी मात्रा को कम किया जाता है। अगर मरीज के शरीर में सूजन हो रही है, उसकी पेशाब की मात्रा कम है, ऐसी स्थिति में पानी के सेवन की भी कमी करने के लिए एडवाइस देते हैं। 1.5 लीटर से कम पानी लेने को बोला जाता है, जिसमें सभी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। आप दूध ले रहे हैं, आप चाय ले रहे हैं, आपकी दाल का पानी है, सब्जियों का पानी है। तो ये सलाह सिर्फ उन मरीजों के लिए होती है जिनमें शरीर में पानी इकट्ठा हो रहा है, जिनको सूजन हो रहा है। बहुत सी अलग अलग तरीके की किडनी की बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनमें सूजन नहीं होती, इवन आखिरी स्टेज तक आते आते भी व्यक्ति को सूजन बिल्कुल नहीं होती, उनमें पानी की कमी नहीं बोला जाता। तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि हर मरीज अलग मरीज होता है, हर मरीज के हिसाब से जो सावधानियां बताई जाती हैं वो अलग बताई जाती हैं। तो आपके लक्षणों को, आपके साइंस को सबको देख के डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपको खान पान में या पानी में कैसा परहेज करना चाहिए।